मैंने पूरी रामायण कथा सुना दी और अंत में आप कहने लग जाए कि मैं वही बोल रहा हूं कि ये सभी चीज किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए है। देखिए, आप तो यानी झांसी के हमारे यहाँ पे किसान आए होंगे, यहाँ झांसी के माननीय सदस्य होंगे। ये माननीय सदस्य झांसी से हैं, रमा जी हैं, रमा निरंजन जी, और सभापति जी आप भी झांसी से ही हैं। आप भी झांसी से हैं और झांसी ने तो बड़ा गजब का काम किया है। झांसी ने तो अभी बड़ा गजब का काम किया स्ट्रॉबेरी के लिए। देखिए, उस बालिका ने घर की छत पर पहले स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया और फिर 1.5 एकड़ खेती में उन्होंने स्ट्रॉबेरी लगाया। एक सीजन में 1.5 एकड़ में 42 लाख का स्ट्रॉबेरी पैदा किया। 36 लाख का नेट प्रॉफिट है। क्या किसी फसल से इतना मुनाफा कोई कमा सकता है? धान गेहूं में क्या संभव है? या किसी भी अन्य उसमें, गन्ने में भी क्या हम इतना कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। 1 एकड़ में 1.5 एकड़ में बहुत कमाएगा। बहुत प्रगतिशील किसान होगा, गन्ना में 1 लाख कमा लेगा। नहीं, अगर कमा ले, देखिए 25-30 हजार सामान्य रूप से, लेकिन टिश्यू कल्चर को और अत्याधुनिक तरीके से वो करने लग जाएगा। उत्पादन को अगर सही उसमें लेके आ जाएगा, पर एकड़ 1000 कुंटल अगर वह पैदा करने की क्षमता पैदा कर सकता है तो 1 लाख तक का मुनाफा वह व्यक्ति कमा सकता है। हाँ, नहीं मैं क्या कर रहा हूं, एवरेज 200 से 250 है, लेकिन 500 तक चल रहा है। जिन लोगों ने प्रगतिशील 500 तक गया है, लेकिन अगर उसी को 1000 तक आप टिश्यू कल्चर को अपनाएं, ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ दें, वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन स्ट्रॉबेरी ने एक नया राह दिखाया है। सुल्तानपुर का हमारा एक किसान है, प्रगतिशील किसान, उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती वहां करके उसके माध्यम से व्यापक परिवर्तन किया। नाम देखिए, ड्रैगन फ्रूट से नाम बदला गया है, लेकिन किसी न किसी ने वो चेंज तो कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। क्योंकि फूड यहां उत्पादन हो रहा है तो हम ड्रैगन फ्रूट क्यों नाम रखेंगे? इसलिए भाई चीन का नाम क्यों रख देंगे? नहीं, आप रखिए, आप खाइए, अच्छी बात, आप पैदा तो करिए उसको। आप अपने बच्चे का नाम भी समाजवादी रख दीजिए। ओ, वही मैं कह रहा हूं ना, वो जन्म से जब पैदा होंगे तो वो सब भाजपा नाम उनके साथ जुड़ा होगा। वे लोग घर में आप लोगों को संदेह की नजरों से देखते होंगे। नहीं, मैं चाहता नहीं हूं, मैं ये चाहता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी समृद्ध हो, प्रगतिशील हो। वो मैं इसीलिए कह रहा हूं भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संदेह की नजरों से देखे जाते हैं घरों में। ये लोग जितनी उदंडता कर रहे हैं, घरों में सब गाली खाएंगे अपनी पूजा करा। आप क्या चाहते हैं कि जो थोड़े बहुत अन्य दलों में राजनीति कर रहे हैं उनकी राजनीति भी बंद करा देना चाहते हैं? नहीं, ये मत करिए, ऐसा अन्याय मत करिए। नहीं, मैंने इसलिए कहा किसानों की जी, आपको जितना बोलना है आप बोल लीजिए। आज तो घर में आपकी कायदे से मरम्मत होने वाली है, डेंटिंग पेंटिंग आपके घर में होने वाली है आज। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, इसलिए जो है इस चीज को थोड़ा बच करके। महोदय, ये अधिनियम उसी बात को लेकर के, अब तक होता क्या था, मंडी समिति के लोग टपक पड़ते थे। आज किसान को स्वतंत्रता दी गई है। अगर मुझे लखनऊ में दाम मिलेगा तो मैं लखनऊ में बेचूंगा, लखनऊ में दाम नहीं मिलेगा मैं कानपुर जाऊंगा, कानपुर में नहीं मिलेगा। अब तो ई नाम के बाद देश की पूरी मंडियों को उसके साथ, पहले नहीं थी। हमारी बात आप जानकारी में ले लीजिए, हो सकता है हमारी गलत जानकारी हो। पहले भी किसी किसान को किसी दूसरे जिले में या किसी राज्य में ले जाने की प्रतिबंध नहीं था, छूट नहीं थी। उत्तम जी बैठिए, ऐसी छूट पहले नहीं थी। आप मंडी से बाहर नहीं ले जा सकते थे। मंडी का एक, अरे दूसरे जिले नहीं ले जा सकते। बैठिए। ई नाम से, उत्तम जी थोड़ा सुनिए। हाँ, क्या है? रुका भाई, लाकर खड़े हुए भाई, जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं
कि अब व्यवस्था ये हो गई कोई कहीं ले जा सकता है, ले पहले भी जा सकता है। मंडी शुल्क अदा करने के बाद कोई भी फसल उत्पादक या अन्न उत्पादक अपनी फसल को दूसरे जिले में भी ले जा सकता था, दूसरे राज्य में भी ले जा सकता, लेकिन मंडी टैक्स देना पड़ता। तो अब हम कह रहे हैं ना, वो आप सारा प्रतिबंध हटा दिए हैं, आप टैक्स, तो ये बात क्यों कह रहे हैं कि पहले नहीं ले जा? ये फिर वही मैं कह रहा ना, मंडी टैक्स दे करके चुकाना पड़ता था। कमाल है भैया, मंडी टैक्स चुकाना पड़ता था, अब टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। ये किसान को एक नई सुविधा दी गई है। एक देखिए, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आप लोग एक बार थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, हर एक चीज का तर्क भी हो सकता है, उसका कुतर्क भी हो सकता है। अपना एक रखने के लिए आप अपने तरीके से रख सकते हैं। हमारे कहना है, देखिए, किसान के हित में हम अगर सोचना चाहते हैं, किसान के हित में बोलना चाहते हैं, किसान का हित चाहते हैं, तो हमें उसको सही परिप्रेक्ष्य में स्वीकार भी करना चाहिए। और उस आदत को अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो काफी चीजें अच्छी दिशा में बढ़ जाएंगी। मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए ना। मेरा निवेदन है कि जो नेता प्रतिपक्ष है कि जो आप आखिर में बोले, जब मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, नेता विरोधी दल उत्तम जी आप रोक ही नहीं रहे अपने सदस्यों को। नहीं करें, जब आप बोल चुके उसके बाद नहीं, बाद में पूछिए जो पूछना है, जो बात करना है बाद में है कि अनुबंध का मतलब, देखिए, दोनों अलग अलग हैं। एक है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम। ये अनुबंध से संबंधित है। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि राम रतन का हलवा, ठीक है ना, ये राम रतन का हलवा यही है कि वह खेती के पहले किसान से अनुबंध कर लेता कि आप जितना गाजर का उत्पादन करेंगे आपसे मैं खरीदूंगा, ये दाम होगा, आपको एडवांस चाहिए, आप मुझसे ले लीजिए, ठीक है। वह उससे सीधे खरीद लेता है। अनुबंध किसका हुआ? फसल का, खेती का नहीं हुआ। फसल का अनुबंध हुआ है तो वह फसल उससे सीधे खरीदता। किसान को पहले से गारंटी मिल जाती है कि मैं जितना भी अधिक प्रोडक्शन करूंगा ये खरीद लेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है, ठीक है। ये अनुबंध उसका हुआ है। दूसरा है मंडी का। ये कृषक व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 है, जिसमें किसान को बाजार में और विकल्प उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह दिया गया है। यह आपके लिए बाध्यकारी नहीं कि हमारी मंडी अगर लखनऊ है तो मैं लखनऊ की मंडी में बेचूं, या अगर कोई किसान यहां से अपने माल को, उसको लगता है कि दिल्ली में ज्यादा दाम मिल रहा है, मैं दिल्ली ले जाना चाहता हूं, आप ले जाइए, कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी। मंडी समिति के लोग नहीं रोकेंगे, कोई भी अन्य नहीं रोकेगा, कोई भी उसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान आपके उसमें नहीं पड़ेगा। अनुबंध, और फिर किसान के लिए अनुबंध वाली खेती में भी वह किसान के लिए एक विकल्प है, कोई बाध्यता नहीं है। किसान की मर्जी, वो करे, नहीं मर्जी मत करिए, ये बाध्यकारी नहीं किसी के लिए, लेकिन उसको किस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम किसान को कब तक परंपरागत खेती तक जोड़कर रह करके उसको उसी स्थिति में रखेंगे? आप तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, छोटी जोत के किसान हैं, पश्चिम में जाएंगे, बड़ी जोत के किसान हैं, पंजाब में जाएंगे, उससे भी बड़ी जोत के किसान हैं। हमें उन सभी किसानों के हित के बारे में सोचना चाहिए, जिससे भी किसानों का हित बढ़ता हो, आगे चलता हो, और उसको लेकर के कैसे कैसे गुमराह करने वाले की बातें यहां पर सदन में रखने का प्रयास हुआ है। मुझे लगता है सदन के संज्ञान में और सदन के माननीय सदस्यों को तो कम से कम इन चीजों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और इन सभी तथ्यों से अवगत होकर के फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। महोदय, किसानों के हित से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो खासतौर पर हम लोगों ने, यानी मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, ये सभी तो उसी समय उसके बाद शुरू हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाएं अलग अलग रही। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना है, किसान के परिवार के साथ साथ बटाईदार को भी उसका हिस्सा बना है, उसका पार्ट बना है बटाईदार।
हमने 5 लाख हम दे रहे हैं बटाईदार को भी, किसान के परिवार को भी। ये तो पहले से है, अखिलेश जी ने पहले 5 लाख कर दिया। पर एक किसान का परिवार, किसान का और बटाईदार इसका हिस्सा नहीं था। और इन एक मिनट, मुख्यमंत्री जी, आपने बटाईदार को दिया, बटाईदार पिछली बार भी आपने सदन में कहा वो था। मैं कह रहा हूं ना, हमने आपने घोषणा किया था, क्या वो घोषणा लागू हुई? हाँ, लागू है। कहीं नहीं लागू, आप पता करा लीजिए, कहीं नहीं लागू। तो उत्तम जी, अब आप ही बीच में उठ जाते हैं तो आपके सदस्य तो यही करेंगे ही। अरे उनको पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, ये भी सरकार ही कर रही है। और देखिए, आप तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको सब नहीं बोलना चाहिए। लोग बोलेंगे क्षेत्र में ही नहीं जाते, इनको कुछ पता ही नहीं। अरे किसानों के बारे में तो जानकारी कम से कम रखनी चाहिए। देखिए, प्रदेश के अंदर पहली बार हो रहा है कि किसी आपदा का शिकार कोई किसान होता है, 24 घंटे के अंदर उस तक मुआवजा पहुंच जाता है। अब नहीं होता है। देखिए, मैं अगर उदाहरण दूं, 15-16 में जब आंध्र प्रदेश में हुदूद साइक्लोन आया था और उसके बाद के किसानों की फसल काफी, देश के अंदर काफी दिनों तक मौसम खराब था, अलग अलग समय में बारिश पड़ती थी, फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। उस समय का मुआवजा 17-18 तक किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाया था। हम लोगों ने आने के बाद फिर वो कंपनसेशन किसानों में बांटा। और अब कोई भी आपदा होती है, आकाशीय बिजली से या किसी अन्य कारण से, 24 घंटे के अंदर किसान के पास मुआवजा पहुंचता है। ये सरकार की कार्य पद्धति है जो किसान के हित में है। और एक और कार्य जो सरकार ने किया है, देखिए, सिंचाई की परियोजनाओं को जो पूरा कर रहे हैं हम लोग समयबद्ध ढंग से। इस साल तक हम लोग 20 लाख हेक्टेयर से अधिक खेती को सिंचन के अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आप देखेंगे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। लेकिन जिसको लेकर के कॉमन किसान अक्सर परेशान होता था, निराश्रित गौवंश को लेकर के, सरकार ने उसके लिए भी काम किया। लगभग 5.5 लाख गौवंश तो हमारे सरकार के निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में है। और इसके साथ ही सहभागिता योजना के अंतर्गत भी 78,000 से अधिक गौवंश हम लोगों ने किसानों को वितरित किए हैं, जिसमें हर गौवंश का जो किसान रखेगा उसको एयरटेग करने के साथ ही हर महीने 900 रुपए एक गौवंश का किसान को उपलब्ध कराने का कार्य भी सरकार कर रही है। और इस योजना के साथ ही कुपोषण के खिलाफ भी सरकार का अभियान चल रहा है, जिसमें कोई कुपोषित मां है या बच्चा है, अगर उस परिवार के पास जगह है तो एक गाय दूध देने वाली उस परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। और उस गाय के साथ 900 रुपए भी हर महीने उस परिवार को उपलब्ध कराने का कार्य सरकार कर रही है। ये प्रदेश के द्वारा ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। क्या किसान का हित नहीं? किसान की फसल बच रही है, किसान को पैसा भी अतिरिक्त आमदनी दिलाई जा रहा है। वाराणसी में गोकुल ग्राम की एक नई सुविधा प्रारंभ की जा रही है, जिसके माध्यम से अच्छी नस्ल के गोवंश को आगे बढ़ाने के साथ ही गांव में गोबर गैस प्लांट लगा करके और फिर वहां पर मीथेन और सीएनजी को अलग अलग करके उसको रिफिलिंग करके फिर जैसे एलपीजी के रूप में हम लोग घरों में उपयोग करते हैं, उसका उपयोग उसी रूप में हो सकता है। एक किसान की ऊर्जा की कमी को पूर्ति करने का एक माध्यम बन रहा है। ये सब किसान के हित में है। किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा, हर चेहरे पर खुशहाली आएगी। किसान आमदनी कैसे उसकी बढ़े, सब उसकी आमदनी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये आमदनी अंततः राष्ट्रीय आमदनी के साथ जुड़ता है। जब कोरोना से दुनिया पस्त थी, तब हमारा अन्नदाता किसान अपनी खेती से सोना उगलने का काम कर रहा था और उसी के लिए सारे कार्यक्रम बनाए गए हैं। अलग विषय, राजनीतिक विषय अलग है, आप अपने तरीके से उसकी विवेचना करेंगे, हम अपनी तरीके से विवेचना करेंगे। सहमति या असहमति अपनी जगह है, लेकिन सही को स्वीकार करना और सही को सही ढंग से रखना,
क्योंकि ये व्यक्ति और सरकार का विषय नहीं, ये अन्नदाता किसानों का विषय है। और इसलिए अन्नदाता किसानों के बारे में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने इस व्यवस्था प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है और ये युद्ध स्तर पर चल रही है। गोकुल ग्राम की योजना भी हो या अन्य जितने भी इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से आगे चल रहे हैं और उन कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। महोदय, प्रदेश के अंदर यहां पे चर्चा हो रही थी कानून व्यवस्था की भी और अन्य उसके बारे में भी। नेता प्रतिपक्ष इस बात को बड़े उत्तेजित थे, नेता हमारे विरोधी दल के साथ कानून व्यवस्था के तो बहुत खराब हो गई है। वो तो पुलिस के अधिकारी रहे हैं और अच्छे पुलिस अधिकारी रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, आपके पास एक लंबा अनुभव पुलिस सेवा का है और पुलिस सेवा का जो लंबा अनुभव है, आपको कभी विजिट करना चाहिए थोड़ा उन क्षेत्रों का। और मैं चाहूंगा अगर आप कहेंगे तो हम उसकी व्यवस्था भी कराएंगे। और मैं चाहूंगा विजिट करिए थोड़ा पुलिस अवस्थापना के लिए जो काम हुआ है। क्या स्थिति थी जब मुख्यमंत्री में बना था, एक दिन मैंने अचानक दिन में लखनऊ की पुलिस लाइन का विजिट किया था बिना किसी को बताए हुए। बैरक की स्थिति देखा मैंने, बैरक, पुलिस बैरक जहां पुलिसकर्मी रहते थे, पूरी फॉल सीलिंग उजड़ी हुई थी, उसी में एक पुलिस का जवान लेटा हुआ था, उसकी चारपाई टूटी हुई थी। तो मैं गया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप यहां रहते, ऐसे रहते हैं? तो बेचारा आधी नींद में था, तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा ये फॉल सीलिंग गिर रहा, आपको इससे भय नहीं लगता है? उसने कहा कहां जाऊं? आंखें उसने खोली, मुझे देखा, तुरंत खड़ा हुआ, लगा अपनी लुंगी संभालने। मैंने कहा भी नहीं, मैं तो केवल आपका हालचाल लेने के लिए आया हूं, देखने के लिए आया हूं। जाले लगे हुए थे। फिर मैं टॉयलेट की तरफ गया, देखा बदबू थी। उसी दिन हमने तय किया कि हम लोग पुलिस, याद रखना, कानून व्यवस्था किसी प्रदेश के परसेप्शन को बदलता है और उसके लिए हमें पुलिस फोर्स में मैन पावर की पर्याप्त उपलब्धता, इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। हमें उनके लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इसको करना पड़ेगा। अलग अलग विंग्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और फिर प्रदेश के अंदर एक फोकस्ड अभियान चलाने पड़ेंगे। आज आप जाके देखिए, हर पुलिस लाइन में, हर थाना में पुलिस के लिए, और पुलिस में भी पुलिस जेंट्स कर्मियों के लिए अलग और महिला कर्मियों के लिए अलग अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो रहा है। बैरक बन रहे, मल्टी स्टोरी बैरक बन रहे हैं। आखिर वे हमारे बीच के ही लोग हैं, वे नारकीय जीवन में रहेंगे। पुलिस की भर्तियां 1,37,000 से अधिक पुलिस की भर्ती हुई, एक भी पुलिस भर्ती पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। 1,37,000। 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती हुई, कोई उंगली नहीं उठा सकता। हर एक जगह से कोई क्षेत्र, क्योंकि हम लोगों ने तो कहा ना कि आदमी ना छोटा होता है, आदमी ना बड़ा होता है। आदमी तो केवल आदमी होता है। प्रदेश की ऊर्जा का उपयोग प्रदेश के लिए हम लोग लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कहीं भी उस उत्तर प्रदेश के नौजवान के हितों के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और इसके लिए अब तक 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दी है। निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया है, व्यापक पैमाने पे कराया है, व्यापक पैमाने पे कराया है। और मैं तो इसको दावे के साथ कहता हूं, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए ना। इन्वेस्टर समिट कराया, आज आप जाइए देश के अंदर कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह एक बात की चर्चा होती है। देश और दुनिया का हर एक निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। कोरोना के दौरान दुनिया पस्त थी और तब उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा था। 60,000 करोड़ रुपए का निवेश उस दौरान हमारे पास आया था। और 3 प्रमुख ऐसे निवेश भी हैं।
एक तो जर्मन से जूते की फैक्ट्री आपकी आगरा में ही आई है, लेकिन 3 बड़े निवेश। चीन से एक आया लगभग 5,000 करोड़ रुपए का डिस्प्ले यूनिट, देश के अंदर का पहला ये निवेश है। देश के अंदर डिस्प्ले यूनिट अब तक यहां नहीं बनती थी, अब हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसको बनाना प्रारंभ करेंगे। ये निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, चल रहा है, काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुझे लगता है कि मार्च से अप्रैल से इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से डाटा सेंटर, हम जो बोलते हैं मोबाइल फोन में जितना भी ये चल रहा है, इस समय आप विवाद देख रहे होंगे, कहीं फेसबुक का, कहीं पे ट्विटर का, ये सब विवाद जो चल रहा है, सब डाटा को लेकर के ही सारे विवाद चल रहे हैं दुनिया में। ये विवाद ये बहुत बड़ी, क्योंकि इसमें आपने सुप्रीम कोर्ट को भी देखा होगा, बहुत बार उच्चतम न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना होता है कि ये जो डाटा है, लोगों की निजता को बनाए रखने का अधिकार उसका होना चाहिए, और डाटा कंपनियां उसको शेयर नहीं कर सके। ये कंपनियां चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, या जो भी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म है, ये इसका दुरुपयोग नहीं कर सकती, किसी को शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि होता है अक्सर आप देखते होंगे कैसे डाटा की चोरी होती है, कैसे किस रूप में होती है कि लोग देखते हैं आपके मोबाइल फोन का डाटा तो उनके पास है, आपने जिस कंपनी का फोन है, जिस कंपनी से आप लेते होंगे, वो सब जानते हैं आप क्या पसंद करते हैं, वो सारी पसंद उनके पास वो होती रहती है। और फिर आप देखते होंगे कोई कंपनी अगर उसने डाटा लीक कर दिया तो कंपनियों के फोन आपके पास आने लगते हैं, क्या ये हो, क्या आप ये करना चाहते हैं, क्या आप ये करना चाहते हैं। ये डाटा चोरी यही है। और ये डाटा सेंटर, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारी सारी कार्रवाई चल रही है, जितने भी हम लोग अपने ई ऑफिस की कार्रवाई कर रहे हैं, जितनी चीजों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको स्टोर करने का पड़ता ना। अब तक बहुत सारी चीजों के लिए हमें दुनिया के अंदर निर्भर रहना पड़ता था, कुछ के लिए बेंगलोर पर निर्भर रहना पड़ता था। अब उत्तर प्रदेश में भी डाटा सेंटर की स्थापना नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। आइकिया उत्तर प्रदेश में अभी 10 दिन पहले ही उसने प्रदेश के अंदर एक बड़े निवेश को आगे बढ़ाया है। 850 करोड़ रुपए की तो लैंड ली है, 56 करोड़ का उसका स्टैंप दिया है, और 5,500 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करने जा रहा है। यह निवेश रोजगार का सृजन करेगा। क्या ये संभव है? मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, क्या हर नौजवान को हम सरकारी नौकरी दे पाएंगे? या हर नौजवान क्या सरकारी नौकरी पसंद करता है? किसी को पैकेज मिलेगा, जहां उसको अच्छा पैकेज मिलेगा वहां जाएगा, वहां वो नौकरी करेगा। बहुत सारे यूथ, आज का हमारा यूथ वहां अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, उसको उस प्रकार का अवसर हमें देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने 2018 में हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी एक अभिनव योजना लागू की। आज देश के अंदर वो लोकप्रिय योजना बन चुकी है, यूनियन बजट में उसको स्थान मिलता है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट हम पैदा कर रहे हैं, प्रोडक्ट पहले से उत्पादन होता था। हां, हमने उसको डिजाइनिंग के साथ, हमने उसको मार्केटिंग के साथ, हमने उसकी ब्रांडिंग के साथ, हमने उसको प्रमोट किया, प्रमोट करने में योगदान दिया। सब कुछ पहले से था, सैकड़ों वर्षों से, आजादी के पहले से भी था। और यूपी तो एमएसएमई का क्लस्टर माना जाता था। जब मैंने इसका सर्वे कराया तो हमारे 75 में से 57 जिले ऐसे थे जिसमें कोई ना कोई एमएसएमई पहले से ही मौजूद है और उसके क्लस्टर मौजूद हैं। क्या ये पीतल उद्योग मुरादाबाद मैंने बनाया? क्या अलीगढ़ का हार्डवेयर क्या मैंने बनाया? क्या फिरोजाबाद के ग्लास के उद्योग को मैंने बनाया? क्या कन्नौज का इत्र मैं लेके आया? नहीं, पहले से था। ये दूरदर्शिता थी हमारे पूर्वजों की, यहां के उद्यमियों की, उनकी उद्यमशीलता थी। लेकिन समय के अनुरूप हमने उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, हमने विस्मृत कर दिया। वो भुखमरी की कगार पर पहुंचा, पलायन का रास्ता अपनाने लग गया। हम लोगों ने योजना चलाई ओडीओपी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया और उसके बाद आज वो देश की लोकप्रिय योजना बनी।
उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट केवल इसके कारण देश के अंदर 38% पहुंच गया, ज्यादा बढ़ गया, और उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में विकसित हो रहा है। जब दुनिया बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए तो मेरे पास, मुझे याद है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और एमएसएमई सेक्टर ही मेरे पास आए कि साहब क्या ये हो सकता है कि हम अपने उत्पाद को एक्सपोर्ट कर सकें। मैं आश्चर्यचकित था। मैंने कहा भी कैसे आप करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम करना चाहते हैं। मैंने कहा आखिर कैसे करेंगे, मुझे थोड़ा बताओ। हमने भारत सरकार से बातचीत की, उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट हो सकता है। एक्सपोर्ट करवाना प्रारंभ किया। कहीं पे मुरादाबाद की ब्रॉस का आइटम थी, कहीं भदोई की कालीन थी, कहीं पर फिरोजाबाद का ग्लास था, कहीं पे इत्र था, कहीं पर लेदर की आइटम थी, कहीं स्पोर्ट्स के आइटम थे। अलग अलग चीजें, अलग अलग जगह से चीजें बढ़नी प्रारंभ हुई। किसके जीवन में परिवर्तन हुआ? रोजगार किसको मिला? मुजफ्फरनगर में वहां के लोगों ने, किसानों ने कहा साहब हम लोगों ने तो पहले वहां पे जो धुरा होता है, रिंग धुरा, पहले उसको वहां का प्रोडक्ट के रूप में चयन किया था। बाद में उसको लोगों ने कहा साहब इसको तो अब ये बंद हो चुका, अब ये तो पुरानी तकनीक है, नए हम करना चाहते हैं। मैंने कहा क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा हमारे यहां गुड़ है। तो हमने कहा गुड़ को आप बनाइए। आप देखें, मुझे लगता है कि सैकड़ों वैरायटी गुड़ की उन्होंने बनाई वहां मुजफ्फरनगर में। मैं अभिनंदन करूंगा वहां के किसानों का। और उन्होंने गुड़ महोत्सव हर साल करना प्रारंभ किया है। अपने प्रोडक्ट को कैसे हम आगे बढ़ा सकेंगे? आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ओडीओपी की योजना देश की एक यूनिक योजना वो बन चुकी है। क्या हम आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने इस एमएसएमई क्लस्टर को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं? और यही तो इधर भी और उधर भी सबकी चुनौती होनी चाहिए। अगर हम बना पाएंगे तो हमारे लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी, उनके जीवन को ये रोजगार के साथ जोड़ेगा, उनको उद्यमशीलता के साथ जोड़ेगा। दुनिया के अंदर वह यहां की ब्रांड को लेकर के जाएगा। नाम यूपी का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, यहां की उद्यमशीलता का होगा, यहां के नौजवानों का होगा। आज का हमारा यूथ उसमें रुचि ले रहा है। यह कार्य, और इसी कार्य के आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पे बड़े निवेश को भी आगे बढ़ाया गया है। आज प्रदेश के अंदर निवेश, मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया का और देश का हर बड़ा निवेशक आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है। आज कोई किसी से चौथ वसूली नहीं कर सकता है। अब तो वसूली भी हो जाती, मर्डर भी हो जाता। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए, शांत रहिए। अवस्थापना सुविधाओं के लिए अगर हम देखेंगे तो नए थाने, 59 नए थाने बनाए गए, 29 नई चौकियां बनाई हैं, 4 महिला थाना बनाई, 4 आर्थिक अपराध के थाने बनाए गए, 10 विजिलेंस के थाने बनाए गए, 16 साइबर क्राइम के थाने बनाए गए और 69 अग्निशमन केंद्र प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने बनाए हैं। 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गठित की और साथ साथ 218 पास्को न्यायालयों का भी गठन किया। यह कार्यक्रम प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में तो आगे बढ़ाया ही गया, लेकिन साथ ही साथ अगर आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे तो नेता विरोधी दल जी थोड़ा नोट कर लेते तो अच्छा रहता है कि जो कार्रवाई हुई है 2017 से 2020 के बीच में, अगर आप देखेंगे 2016-17 में, 2019-20 में, अगर आप 20-21 में आप तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, शस्त्र अधिनियम में जो कार्रवाई हुई है 27.55% अधिक हुई है। एनडीपीएस में 52.94% अधिक हुई है। गैंगस्टर में 31.09% हुई है। रासुका में 19.57% तक अधिक हुई है। यह कार्य हम लोगों ने किया और इसका परिणाम है 16-17 की तुलना में, अगर आप 20-21 में, एनसीआरबी के डाटा दे रहा हूं, नोट करके इस पे चर्चा करना। डकैती में 65.72% की कमी आई है।
लूट में 66.15% की कमी आई है, हत्या में 19.80% की कमी आई है, बलवा में 40.20% की कमी आई है और बलात्कार की घटनाओं में 45.43% की कमी आई है। नहीं, मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये सारे डाटा आपको उपलब्ध करा रहा हूं। लॉकडाउन 2 महीने था, साल भर नहीं था। और ये इसके अलावा प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने अब एक एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी प्रदेश के अंदर कर दिया है। ये बहुत दिनों से मांग थी, आखिर हम मेट्रो का विस्तार कर रहे हैं, हम पीएससी की अपनी यूनिट को वहां तक कॉल लगाएंगे। पीएससी की यूनिट प्रदेश के अंदर सामान्य कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करती रहेगी, लेकिन एक अलग यूनिट होगी जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की, विधानसभा की सुरक्षा, राजभवन की सुरक्षा, हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, एयरपोर्ट की सुरक्षा, मेट्रो की सुरक्षा, यानी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का दायित्व अब सिविल पुलिस से लेकर के एसएसएफ को उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश बढ़ा है।